नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किए भैया जाके कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते रहते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पर एक मैसेज करके आपको लिख देना है कि आप किस स्टेट से हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम क्या है। तो आपको व्हाट्सएप पर एक पर्सनलाइज ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपकी छोटी से छोटी कोई भी अपडेट होगी वो मिस नहीं होने वाली है। तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर एक मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेस चलती हैं उसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे डीओजी ऑफिशियल ऐप पर मिलता है। तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएंगे क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में। ठीक है। इसके अलावा साथियों जितने भी लोग यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भैया एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, नया बैच बिल्कुल लेटेस्ट बैच जो है 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है भैया सफलता बैच। ठीक है। तो अगर आप सफलता बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए। एडमिशन जो इसमें ओपन हो चुके हैं और इसका प्राइस अभी आपका जो है वही 799 चल रहा है। टैक्स वैक्स मिला करके 830 रुपीज़ आपका पड़ता है पूरे साल भर के लिए। एक साल तक इसकी वैधता रहने वाली है। और सरकारी सीट अगर चाहते हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस बैच में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे यहाँ पर आपको इस बैच को क्यों खरीदे मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरे रीजन्स के साथ आपको सभी सब्जेक्ट की जो थ्योरी है बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी। आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि आपके पास टाइम है तो लाइव पढ़ो, टाइम नहीं है तो रिकॉर्डेड अपने हिसाब से कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। सभी सब्जेक्ट की ई बुक यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है। किताब भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर किताबें भी मिलेंगी। अब यहाँ पर एक नया चीज ऐड कर रहा हूँ, किताबें अभी तक आपको हिंदी में मिलती थी, अब मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों करने वाला हूँ। तो आपको अपडेट इसमें मिलता रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का। ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट हो गए आपको लास्ट टाइम में मिलेंगे, और प्लस यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी जो है बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपको बहुत सारे 2500 प्लस क्वेश्चन के जो है टेस्ट सीरीज जो है देखने को इस बैच में मिलने वाले हैं। तो ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 830 रुपीज में। तो भैया ये बैच ये ऑफर अभी जाने मत दो। 25 सितंबर से क्लासेस में स्टार्ट होंगी, बट अभी आपका जो ऑफर चल रहा है एडमिशन सभी से ओपन है। स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही ऑफर रखा गया है। तो अभी अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से जाकर के जो है बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। वही सेम प्रोसेस है ज्वाइन करने का। ऐप पे आपको मिल जाएगा कोर्स विद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन, वहां पे आपको सफलता बैच दिख जाएगा, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, बाय नाउ पे क्लिक करो। उसके बाद आपके सामने सिम आता है पे ऑनलाइन का ऑप्शन। आप गूगल पे फोन पे जो भी चलाते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं और आपका जो बैच है ओपन हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे अभी आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, और जो पुराने बैच में क्लासेस चल चुकी हैं वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो पुराने बैच वाले स्टूडेंट हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 24 से 48 घंटे में आप लोग भी इस बैच में अपने आप बिल्कुल फ्री में एनरोल हो जाओगे। ये जो पैसा लग रहा है नए स्टूडेंट के लिए लग रहा है। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस बैच में जाकर के जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सफलता अगर आपको चाहिए तो ये सफलता बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत मजेदार क्लास जो है चलने वाली है। हेलो नमस्कार माय डियर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल पा रही होगी। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ क्लास में, यस कर दो जिससे हम क्लास को स्टार्ट कर पाए। बिल्कुल भाई, आज आओ सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं हिंदी का क्लास है और सेम समय पर चलता है, बेहतरीन तरीके से, खतरनाक तरीके से। चलो चीजों को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल यहां पर लेते हैं। क्या लेते हैं? सबसे पहला सवाल लेते हैं। कहा गया इनमें से किस वर्ण, कहा गया इसमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? इनमें से किस वर्ण के, है ना, किस वर्ण के वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ और तालु दोनों, किस वर्ण का उच्चारण स्थान, वर्ग का छोड़ दो। तो आप कहेंगे सर जी अब हम पहले इसको देखते हैं आय को, और फिर देखते हैं ओ को। यही दोनों में से कोई एक होगा। जो आय है बच्चा, आप जानते हैं ये आ और प्लस का ए से बनता है। जो ए है ये आ प्लस का ई से बनता है। किससे बनता है? आ प्लस का ई से। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और इसका होता है तालु। तो इसीलिए यही कहलाएगा कंठ तालु। क्या कहलाएगा? कंठ तालु। इसका जो उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस का ओष्ठ होता है। ये कंठ से होता है और ये प्लस ओष्ठ से होता है
है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा ओ वाला। यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि आपके ए और ऐ जो हैं, ए जो ऐ हैं, ये दोनों के दोनों इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ और औ जो है ये दोनों के दोनों इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। क्या है, कंठोष्ठ है भाई। आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, याद रख लो। अगला सवाल, यहां तक कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं होनी चाहिए। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है? दंत्य, दंत, दंत्य ध्वनि की पूरी कहानी ही समझ लो, है ना। ता था द ध न, ला और सा, ये सारे के सारे दंत्य ध्वनियां हैं। इसका मतलब ता हमारा दंत्य ध्वनि है। का खा ग घ ङा, ह्रस्व और दीर्घ आ, हा, है ना। इनका उच्चारण स्थान कंठ है और इनको हम कंठ ध्वनियां कहते हैं, उच्चारण स्थान कंठ है। पा फा बा भा और मां, ह्रस्व और दीर्घ ऊ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इन्हें हम ओष्ठ ध्वनि के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं क्या हुआ, चा हुआ, छा हुआ, जा झा या, ह्रस्व और दीर्घ ई, या और सा, ये सारे के सारे तालव्य ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं? तालव्य ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो यहां से चीजों को हम बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, हर एक को आराम आराम से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको तो आप एक बार बता दीजिए कि यस सर जी क्लियर है हमको या दिक्कत है। फिसलन शब्द विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक है या क्रिया विशेषण है? फिसलन, फिसलन विशेषण नहीं है क्योंकि फिसलन के आगे हम कोई संज्ञा नहीं लगा पा रहे हैं। क्रिया विशेषण भी नहीं क्योंकि किसी क्रिया की विशेषता नहीं बता रही। क्रिया पद भी नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। फिसलन कहते नहीं, यहां पर बहुत ज्यादा फिसलन है। फिसलन यानी भाव, जिसे न देख सके न स्पर्श कर सके, केवल महसूस कर सके, वही होता है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कैसे कैसे बनता है? जातिवाचक संज्ञा से बनता है, सर्वनाम से बनता है, विशेषण से बनता है, क्रिया से बनता है और अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण से भी बनता है, याद रखना। ठीक, भाववाचक संज्ञा में फिसलन आपने देख ही लिया, मित्रता आप देख लो, पवित्रता आप देख लो, अपनापन भी आप देख लो, अपनापन भी आप देख लो, हरियाली आप देख लो, मिठास भी आप देख लो, बचपन भी आप देख लो, बुढ़ापा भी आप देख लो, जवानी भी आप देख लो, क्रोध भी आपको देखना होगा। ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सजावट वगैरह भी आते हैं। तो आपने क्या लगाया? भाववाचक संज्ञा लगा दिया। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। मैंने बताया नहीं, 5 प्रकार से। कितने? 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं।
आपको अभी जस्ट मैंने बता दिया था। पुल्लिंग शब्द का पहचान करो। पूड़ी है, खीर है, रोटी है और धनिया है। बड़ा ही आसान है, जो देखने में आपको ललचाए, देखकर ललचाए कि यार ये वाह मस्त है, वो पक्का मस्त नहीं होता, आपके आंखों का भ्रम है। धनिया शब्द आपको लग रहा होगा स्त्रीलिंग, लेकिन वास्तव में यह आपके आंखों का भ्रम है। धनिया पुल्लिंग होता है। मैंने आपको बताया था, जब आपको मैंने बताया था क्या पेड बैच में, तो मैंने कहा कि जो किराना स्टोर के कुछ सामग्रियां हैं किचन में प्रयोग कर सकते हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो पुल्लिंग हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं, जिसमें धनिया पुल्लिंग है आपका, बाकी पूड़ी, खीर और रोटी सारे के सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे होंगे। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुनः वही बात आई, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हमेशा भ्रम में ही नहीं जीना पड़ता है, कभी कभी हमें विकास की ओर भी बढ़ना होता है। और विकास नाम आप लड़के का ले लो या विकास मतलब प्रगति से ले लो, ये सारे के सारे है ना। प्रगति शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है, वृद्धि स्त्रीलिंग है, उन्नति, लेकिन विकास जो शब्द है ये पुल्लिंग है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझो, विकास नाम का एक लड़का है, वो लड़का ही है, इसलिए उसे हम कहेंगे पुल्लिंग, मेल। लड़का मेल ही ना होगा। अब अजय बांगर की तरह थोड़ी ना कोई बन जाएगा कि मेल होते हुए फीमेल में अपने आप को ट्रांसफर करवा लो बच्चा, है ना। बेचारा पता नहीं किस मूड में था, है ना, उसे लड़का बनना पसंद नहीं था, वो लड़की बन गया बच्चा, अपना जेंडर ही चेंज करवा ले गया, पता नहीं क्या है पाता है ना। हाँ, अब उसे कौन बताए। फिलहाल आज के समय में लड़कियां खतरनाक हो गई हैं। सोचा होगा लड़कों तो है ही, लड़का तो था ही 20-25 साल लड़की बनकर जी लेता हूँ, एक ही लाइफ में दोनों के लाभ ले लेता हूँ और दोनों के पक्ष को समझ सकता हूँ, लड़की अच्छी या लड़का अच्छा। लेकिन अब वो पछतावा कर रहा होगा कि मैं लड़का ही ठीक था, है ना। लेकिन अब क्या होगा, दोबारा चेंज होगा तो क्या ही मतलब होगा। इनमें से निजवाचक सर्वनाम की बात करें, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक, आप यहां पर आपका प्रयोग करेंगे, स्वयं का प्रयोग करेंगे, खुद का प्रयोग करेंगे, है ना, या अपने आप का प्रयोग करेंगे, यानी स्वयं को जहां पर लाकर आप रख देंगे वहां निजवाचक सर्वनाम बनेगा। जैसे आज अपनापन कहां है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, ये तो अपनापन भाववाचक संज्ञा है ना। आप ही हल कर लूंगा का मतलब मैं समस्या स्वयं हल कर लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी समस्या स्वयं हल कर सकता हूं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आपका यहां निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बाकी और कहीं नहीं हुआ है। मैं अपना काम आप करूंगा, पुनः से आपने कहा मैं अपना काम आप करूंगा, यानी आप मेरा काम करने को रहने दीजिए, मैं अपने कपड़े स्वयं धुल लूंगा, मैं अपने भोजन स्वयं बना लूंगा, आप जाओ आराम कर लो क्योंकि आप मुझे बड़ा सर दर्द देती हो, है ना। हाँ, ऐसा जब बोल दे तो समझ लो कि वहां पर निजवाचक निजी मामला चल रहा है, वहां पर किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। चोर उठ भागा वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है ना। पहली बात, प्रत्यार्थक दो होते हैं, एक होगा प्रथम प्रत्यार्थक, एक होगा द्वितीय प्रत्यार्थक। प्रथम में होता है उपस्थिति में काम होगा और यहां होगा करवाया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो यहां पर आना प्रत्यय लगेगा, यहां पर वाना प्रत्यय लगेगा, है ना। यहां आना प्रत्यय, जैसे आप जानते हैं जागना एक मूल शब्द है,
जागना में हम आना लगाएंगे तो होगा जगाना, द्वितीय बनाएंगे तो होगा जगवाना। यानी जब कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाने का प्रयास करे तो वहां पर प्रयार्थक होता है, तो प्रयार्थक क्रिया है नहीं। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब यह होता है कि पहली क्रिया पूरा करके, पहली क्रिया पूर्ण करके दूसरी क्रिया में प्रवृत्त, दूसरी क्रिया जारी, दूसरी क्रिया करके दूसरी क्रिया जारी करे। तो पहली जो पूर्ण हुई क्रिया है, जो पूर्ण हुई क्रिया है, पहली जो पूर्ण हुई क्रिया है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मोहन हंसकर बोलता है। यानी सबसे पहला काम मोहन हंसता है और जब हंस हो जाता है तब बोलता है। तो यहां पर पूर्वकालिक क्रिया है हंसकर, पहले हंसा फिर बोला। सेम कंडीशन, चोर पहले उठा, ऐसा थोड़ी ना सीधा भागने लगा। चोर पहले उठा यानी कि चोर बैठा था, पहले उठा, तो उसका पहला काम क्या है? उठना। उठने का काम पूरा किया तभी तो भागा। तो ये जो पहला काम है पूर्वकालिक क्रिया है। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही होगा। आपको याद रखना है बिना किसी समस्या के पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया अविकारी है? बिल्कुल नहीं। जो क्रिया है यह विकारी शब्द होता है। विकारी कितने होते हैं? 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एंड विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एंड विशेषण। कहा गया क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। गलत बात। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। क्या सही बात? एकदम सही बात। क्रियापद के उस अंश को हम धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में, यानी क्रिया का मूल रूप ही धातु होता है। क्रिया का मूल रूप ही क्या होता है? धातु। तो क्रिया का मूल रूप धातु होगा तो क्रिया के सभी अंश में धातु पाया जाएगा, अंशतः नहीं पूर्णतः होगा। जैसे आप जानते हैं जो क्रिया होता है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है? किसी धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनता है। जैसे चल धातु में अगर हम ना जोड़ दें तो क्या होगा? चलना होगा। क्या होगा? किसी धातु में अगर हम ना जोड़ दें चलना होगा। कोई पढ़ धातु है, अगर हम यहां ना जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पढ़ना हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको नोट करना है, याद रखना है। ठीक है, समझ में आई बात? वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, रेखांकित पद क्या है? पहली बात तो वह शब्द जो है सर्वनाम है। सर्वनाम। व्यक्ति जो है ये विशेष्य है। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम होता है। व्यक्ति की विशेषता है, कैसा है? धार्मिक।
विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता कितना बहुत धार्मिक है, इसलिए पराविशेषण है। तो फिलहाल हमें यही जो अंडरलाइन है वो विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर करो और मजे से आंसर लो और मुस्कुराते रहो और विशेषण को उत्तर करते रहो। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर बनेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ यहां पर विशेष्य होगा क्योंकि संज्ञा है, और इसकी विशेषता है ऊंचे ऊंचे, इसलिए यह है विशेषण। कितना ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, विशेषण की भी विशेषता है, इसलिए यह है पराविशेषण। क्या होगा? पराविशेषण। काम हो गया आपका खत्म। इस शब्द जो है ये है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इस पर्वतमाला, क्योंकि पर्वतमाला जो है ये भी संज्ञा है। तो फिलहाल हमसे कहा गया विशेषण के बारे में क्या है, कहा गया है इस विशेषता, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं। कहा गया है वाक्य में विशेषण शब्द की भी विशेषता, यानी प्राविशेषण पूछ रहा है, और प्राविशेषण शब्द बहुत है। बहुत क्या है? प्राविशेषण शब्द कौन है? बहुत है। यानी अगर आप ऑप्शन नंबर बी उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम करेक्ट हैं, आप एकदम सही हैं। आपको याद रखना है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बी वाला उत्तर सही होगा। अज्ञान शब्द का तद्भव शब्द बता दो। अज्ञान शब्द का तद्भव बता दो। अज्ञान बराबर अनजान। क्या होगा? अज्ञान बराबर क्या होगा? अनजान। अनजान जो है उसे हम अज्ञान कहते हैं। कहते हैं क्या? अरे नहीं सर जी, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अनजान व्यक्ति, अनजान विशेषण है। अज्ञान आ मतलब नहीं, आ मतलब नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। जान मतलब जानकारी रखना, जानकार। जो नहीं जानकार है उसे अजान कहते हैं, और इसका तत्सम शब्द क्या होता है? अज्ञान होता है। आ मतलब नहीं, ज्ञान मतलब ज्ञानी। जिसको ज्ञान ना हो उसे अज्ञान, और इसे कहते हैं अजान। हो सकता है मैंने पिछली प्रैक्टिस में बच्चा अनजान आपको कंफ्यूजन के लिए इसको लगाकर इसे बताने वाला था, लेकिन मिस्टेक से इसे बताया था। आप उसे सही कर लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा शायद। मुझे जहां तक याद है इसकी पिछले प्रैक्टिस में भी यह सवाल आया था। अजान ही होगा, अनजान नहीं होगा, है ना? आगे कौन सा शब्द गृध्र का तद्भव है? गीध। गीध जानते हैं? गीध कहते नहीं बहु गीध भाई, है ना? गिद्ध पहले हुआ करते थे, गिद्ध। उसी का तत्सम शब्द गृध्र है, और उसे हम गीध तद्भव शब्द के रूप में जानते हैं। उपसर्ग रहित बताओ, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है, उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो शब्द के पहले लगता है। क्या होता है? शब्द के पहले पहले लगकर अर्थ परिवर्तित कर देता है। प्रत्यर्पण की बात हम करें तो यहां पर है प्रतिपन्न।
प्लस का अर्पण, प्रत्यर्पण। संगम में है आप जानते हैं सम प्लस का गम, सम है, प्रति है। विमोचन में है वी प्लस का मोचन। क्रोध में किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है। आप भी हाँ या ना में एक बार जवाब दे दो कि सर जी क्रोध में किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में है। क्लियर हैं आप? सदाचार में उपसर्ग बताओ। सदाचार में, सदाचार आप जानते हैं ये क्या है? संधि है। और संधि से उपसर्ग आप कैसे निकालते हैं? सत गया था, सत प्लस आचार। ये हिंदी है सर जी, ये हिंदी है, जेके नहीं है। गया था शायद, ध्यान नहीं दे, गया था शायद। हाँ लगभग। चलिए भाई, क्या होगा? सत प्लस का आचार। क्या हुआ? सत प्लस का आचार की बात हम कर लें। किसकी बात कर दें? सत प्लस आचार की बात कर दें तो क्या हो जाएगा? सदाचार होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सत उपसर्ग हो जाएगा। आपको नोट करना है। सत उपसर्ग से और क्या बन सकता है? एक शब्द बनता है सत्कर्म, है ना? बनता है सद्भावना, है ना? क्या बनता है? सत्कर्म बनता है, सद्भावना बनता है, सदगति बनता है ना? सद्बुद्धि बनेगा। क्या बनेगा? सद्बुद्धि बनेगा। सज्जन शब्द बनेगा, है ना? ये सारे के सारे सत उपसर्ग से बन रहे होंगे। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताओ जरा, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन है? अब यहां दीर्घ संधि है तो जहां आ है यहीं से टूटेगा। तो पहली बात तो आ और आ का ही मेल होता है दीर्घ संधि में। त्रिपुरा और आरी, आरी काटने वाला थोड़ी चाहिए, अरी चाहिए, शत्रु। अरी शत्रु के लिए आता है ना? अरी शब्द किसके लिए आता है? शत्रु के लिए आता है। तो त्रिपुरारी होगा यहां पर, याद रखना। ये आप जानते हैं किसके लिए है? दीर्घ स्वर संधि के लिए आता है त्रिपुरारी। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? स्थानापन्न, है ना? स्थानापन्न दुनिया का सबसे आसान सा सवाल है ना? हां, स्थानापन्न। पहली बात तो आपको एक बात मैं और बता दूं, यहां पर दो संधि के रूल मिलते कब, है ना? अगर यहां पर होता स्थापत होता, स्थापत प्लस ना, तब बनता। लेकिन हमें हर स्थिति में यहां पर दीर्घ संधि ही बनाना पड़ेगा। यहां दीर्घ का ही रूल बनेगा, इसलिए बनेगा स्थान प्लस का आपन्न। क्या बनेगा? स्थान प्लस का आपन्न के अलावा और इसका कोई रूल बन ही नहीं सकता। अमित का विलोम शब्द क्या होगा? अमित। अमित का विलोम होता है परिमित। क्या होता है? अमित का क्या होता है? परिमित। अमित शब्द का विलोम होता है सुमित, कुमित। कुमित नहीं, कुमति का सुमति होता है, ये जान लो। कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। क्या होगा?
कृष्ण का विलोम क्या होगा? शुक्ल होगा। काला का होगा गोरा या सफेद, क्या होगा? काला का होगा गोरा या सफेद। वंदनीय का अवंदनीय होगा। अच्छ शब्द का पर्यायवाची बता दीजिए। अच्छ, अच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है ना? अंबक होगा। सबसे पहले अंबक होगा, चख होगा, विलोचन होगा, नयन होगा, आंख होगा, दृग होगा, नेत्र होगा, चक्षु होगा, अक्षी होगा, ये सभी होंगे। अंबक, चख, विलोचन, नयन, आंख, दृग, नेत्र, चक्षु और अक्षी, ये सारे के सारे आपके आंख के पर्यायवाची शब्द होंगे। नोट कर लो। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निलय, गृह, ग्रह, आलय। बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान सा सवाल है। गेह होता है, निकेतन होता है, आवास होता है, सदन होता है। गेह होगा, निकेतन होगा, आवास होगा, सदन होगा, अयन होगा, आगार होगा। क्या होगा? अयन होगा, आगार होगा, निवास होगा, धाम होगा। क्या होगा? निवास होगा, धाम होगा। कहीं कहीं पर मंदिर शब्द भी आ जाता है। ग्रह शब्द नहीं है। ग्रह शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी के सभी जितना मैंने लिखा ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची हैं। हमसे कहा गया अंक का अर्थ नहीं है गोद, भेद, संख्या या चिन्ह। अंक एक अनेकार्थी शब्द है ना? अनेकार्थी शब्द है। कौन इसका भेद नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, जो भी है वो तो आपके पास है ही। पत्रिका का नंबर होता है, अध्याय होता है। क्या कहा हमने? हमने कहा पत्रिका का नंबर कहा, हमने कहा अध्याय, हमने कहा नाटक के अंक। क्या कहा? नाटक के अंक, नाटक के अंक, संख्या के अंक, गोद, संख्या, चिन्ह, भेद नहीं होता अंक का अनेकार्थी शब्द। याद रहेगा। कहीं कहीं पर आपको परिच्छेद भी मिल जाएगा। बड़ा कम एग्जाम में आता है, इनको जरूर याद रखना है, बार बार रिपीट होते हैं। भाव शब्द है, भाव। भाव शब्द का अर्थ नहीं है। भाव एक अनेकार्थी शब्द है। भाव क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है। भाव का अर्थ विचार होगा। भाव दर को भी कहते नहीं, किस दर पे आप सब्जी दे रहे हो, किस दर पे आप केला दे रहे हो, किस दर में आप सेब दे रहे हो। दर चमक नहीं होता। भाव मतलब श्रद्धा। कहते नहीं कि भगवान में भाव होना चाहिए, भगवान के लिए भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन चमक नहीं है इसका अर्थ। बाकी सभी है। जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे असंवैधानिक कहते हैं।
जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे हम असंवैधानिक कहते हैं, और जो संविधान के अनुकूल हो, जो संविधान के अनुकूल हो, क्या हो, जो संविधान के अनुकूल हो उसे संवैधानिक कहते हैं। जो भविष्य की बात सोचता हो उसे भावी चिंतक, चिंताकुल, भविष्य चिंतक या अग्रसूची, यानी जो आगे की बात सोच लेता हो, भविष्य की बात सोच लेता हो, उसे हम अग्रसूची कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रसूची कहते हैं। आपको याद रखना है। इस तरह क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? हर बार वही आया है। क्या शब्द आया और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह आया, तो सी वाला उत्तर लगाओ। दुनिया का सबसे आसान सवाल है, प्रश्नवाचक ऑप्शन नंबर आपने देख लिया, सी वाला करेक्ट होगा। प्रश्न लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। हैदराबाद किस राज्य में है? किस शब्द का भी प्रयोग प्रश्नवाचक, और यहां प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा, प्रश्नवाचक होगा। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो यहां पर अनुस्वार संबंधी अशुद्धि जो बता रहे हैं, या अनुनासिक संबंधी अशुद्धि क्या होगा, है ना? कैसी अशुद्धि यहां पर होगी बताओ जरा। तो आप कहेंगे सर जी कि यहां जो संगम है, संगम ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, यानी कि यहां अनुनासिक लगाया गया है, इसलिए अनुनासिक संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुनासिक संबंधी अशुद्धि हो जाएगा, क्योंकि यहां अनुस्वार होना चाहिए था, यहां अनुनासिक आ गया है। एक चीज और, जो अनुनासिक है इसका जो उच्चारण होता है, एग्जाम में आया हुआ कई बार है, जो उच्चारण है ये नाक प्लस मुंह दोनों से होता है। कहां से होता है? इसका अनुनासिक जो है, इसका जो उच्चारण होगा, उच्चारण किससे होगा? नाक प्लस मुंह दोनों से होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। गलत लिखा है, इसे अभिनेता नहीं अभिनेता लिखना चाहिए। अवनति नहीं अवनति होता है। उन्नति नहीं उन्नति होता है। पूर्ति एकदम सही लिखा गया है, कोई त्रुटि नहीं है। पूर्ति एकदम करेक्ट है, सही है। कोई समस्या सोचने के बारे में आपको सोचना ही नहीं, बाकी सब सही है। पूर्ति वाला सही है, बाकी सभी को मैंने करेक्ट करवा दिया। वह कविता गायन करती है। ता है, ती है, ते हैं, अगर मिला सामान्य वर्तमान काल होगा। आपूर्ण को तात्कालिक कहते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। गा गी गे सामान्य भविष्य में होगा। सामान्य भूत में आप जानते हैं अंत में आ ई ए या ये और चुका चुके चुके आता है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। एग्जाम में हमें अंत में देखना होता है। इतना बड़ा वाक्य कौन देखा? अंत देखो। अंत भला तो सब भला हमने देखा, ता है, ती है, ते है, और ये सामान्य वर्तमान में हमें दिखता है। आप आराम से डी को उत्तर करके आगे बढ़ जाओ बिना किसी समस्या के। लता मंगेशकर गाती है, पुनः से हमें ती है मिला। हमें सामान्य वर्तमान काल ढूंढ कर उत्तर कर देना है। यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी ही आपका उत्तर बनेगा।
कर्ता और कर्म यदि प्रसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? कर्ता और कर्म दोनों में प्रसर्ग है तो आप जानते हैं, यानी वो कर्म है तो वो कर्मवाच्य बनेगा, वो कर्तृवाच्य नहीं बन सकता। क्या बनेगा? कर्मवाच्य बनेगा। याद रहेगा? चलो, पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप होगा। पंछी पानी पीते हैं, है ना। वैसे एक चीज आपको याद रखना है, ये एक अपवाद में भी आता है। क्या आता है? एक अपवाद में भी आता है। अपवाद, अपवाद का रूप ये है कि अगर कर्म कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए और कर्म के साथ को विभक्ति आ जाए तो ये भाववाच्य में बनते हैं, है ना। वैसे सटीक उत्तर होना चाहिए, लेकिन आयोग ने उत्तर यही दिया है जो आपके पास एग्जाम में सवाल आया था। आयोग ने भाववाच्य नहीं माना है, कर्मवाच्य माना है। कंफ्यूजन नहीं लेना है, इसलिए मैं आपके आयोग के अनुसार, क्योंकि आयोग ने जो माना है वही आपको उत्तर करना है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो भाई। पंछी पानी पीते हैं, मैंने एक चीज आपको बताया था कि अगर क्रिया आपका कहां है, वर्तमान में है, तो क्रिया वर्तमान में है, एकदम सही है। पंछियों से पानी पिए जाते हैं, पंछियों से पानी पिया जाता है, पंछियों से पानी पिया जाता है, पंछियों से पानी पी जाती है। आप हमें बताएं कौन सा उत्तर यहां पर सही होगा। तो पंछियों से पानी पिया जाता है करेक्ट हो जाएगा। दो शब्दों के बीच किए जाने वाले चिन्ह, दो बच्चों के, सॉरी बच्चा, दो बच्चों नहीं, दो बच्चों के बीच जो गैप होता है वो 5 वर्ष का होता है भाई, है ना। ऐसा नहीं है। मैं कहने वाला था कि दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है बच्चा? योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह आप जानते हैं दोहरा और एकारा दोनों होता है ना। विवरण चिन्ह आप जानते हैं ऐसे होता है, निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है, योजक थोड़ा सा छोटा होता है ना। समझ गए? क्या लगेगा? योजक ऑप्शन नंबर डी लगेगा। जैसे हम कह दें भाई बहन, भाई बहन, है ना। हम कह दें दिन दिन में ही हमें काम करना है, दिन दिन कह दें, तो यहां योजक का प्रयोग हो रहा है। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह विस्मयादि बोधक आहा लगाओ यहां पर। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, यहां पर आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई आपको या नहीं? धड़ा उठाना, बताओ जरा क्या होता है? धड़ा उठाना मतलब होता है तौलना। गांव में शुद्ध भाषा में कहते हैं धरना उठाना, कहते नहीं, हमें बहुत ज्यादा धरने उठाने की आदत नहीं है, है ना। तो वही है। आगे, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या हो जाना? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आज इतना ही सवाल था, ये अंतिम सवाल था। कैसी लगी क्लास? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले दिन अगली क्लास में। तब तक आप सभी का इस सेशन में होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद माय डियर, धन्यवाद।